ओके, तो गुड मॉर्निंग। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, ना पता नहीं क्या हो गया था इसमें। So in the previous lecture we have discussed basic about gas welding, the tools and equipments used in gas welding, and different types of flames that we generally use in gas welding. Now in this lecture we will be discussing a basic about the filler rod. What is filler rod, why it is used, and flux. वैसे ये flux और filler rod मैं आप लोगों को बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में भी। और फिलर रोड मैंने आपको बताया था कि जब भी हम वेल्डिंग करते हैं, गैस वेल्डिंग, तो दो मेटल प्लेट्स को या दो मेटल को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करते टाइम उनके बीच का जो गैप होता है, उस गैप को फिल करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा मटेरियल यूज करते हैं। उस एक्स्ट्रा मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? फिलर रॉड या फिलर मटेरियल बोलते हैं। दैट विल फिल द गैप बिटवीन द टू प्लेट्स अलोंग द जॉइंट। जॉइंट के अलोंग दो प्लेट के बीच का जो गैप होता है, उस गैप को फिल करने के लिए हम क्या करते हैं? फिलर रॉड का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं फिलर रॉड क्या होता है किस तरीके से। सो इट इज एन एक्स्ट्रा मटेरियल दैट इज यूज्ड टू फिल द गैप बिटवीन द मटेरियल्स टू बी ज्वाइंट अलोंग द जॉइंट। ठीक है, सॉरी, बिटवीन द मेटल अलोंग द जॉइंट। तो ये क्या है? इट इज एन एक्स्ट्रा मटेरियल दैट इज यूज्ड टू फिल द गैप बिटवीन द प्लेट अलोंग द जॉइंट। जॉइंट दो प्लेट के बीच में जो गैप होता है, जॉइंट के अलोंग, उस गैप को फिल करने के लिए हम फिलर रॉड का यूज करते हैं। कब? व्हेन एट द टाइम ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग के टाइम पे जब दो प्लेट्स को या दो मेटल को आप ज्वाइन कर रहे हो, तो ज्वाइन करते टाइम उनके बीच का जो गैप होता है, उस गैप के अलोंग जो मेटल आप फिल करते हो, उस फिलिंग मेटल को हम क्या बोलते हैं? फिलर रॉड बोलते हैं। ओके, सो व्हाट इज फिलर रॉड? फिलर रॉड और फिलर मटेरियल दोनों में से कुछ भी आए आपको, फिलर रॉड या फिलर मटेरियल दोनों में से कुछ भी आए, आपको यही लिखना है। ठीक है, सो इट इज एन एक्स्ट्रा मटेरियल। ये एक एक्स्ट्रा मटेरियल होता है दैट इज यूज, जिसको हम यूज करते हैं टू फिल द गैप को फिल करने के लिए। किसके बीच में? टू फिल द गैप बिटवीन द मेटल प्लेट के बीच में, एंड अलोंग द जॉइंट के अलोंग। कब? एट द टाइम ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग के समय दो मेटल प्लेट्स जिनको आप ज्वाइन करना चाहते हो, उनके बीच का जो गैप होता है, उस गैप को फिल करने के लिए जॉइंट के अलोंग हम क्या करते हैं? एक एक्स्ट्रा मटेरियल यूज करते हैं। उस एक्स्ट्रा मटेरियल को क्या बोलता है? फ्लक्स बोलते हैं, फिलर रॉड बोलते हैं। अब फिलर रॉड जो आप यूज करेंगे, वो उस फिलर रॉड में और मे नॉट बी ऑफ द सेम मटेरियल एज द बेस मेटल। मान लिया कि ये जो सेकंड पॉइंट का मतलब ये है कि जो फिलर रॉड आप यूज कर रहे हो, वो उस मेटल की भी हो सकती है जिन मेटल को आप जोड़ना चाहते हो, और नहीं भी हो सकती है। मतलब जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास दो प्लेट हैं, प्लेट 1 और प्लेट 2। ठीक है, मेटल 1 मेटल 2 मान लिया, और ये दोनों मेटल जो मेरे पास अवेलेबल है, ये माइल्ड स्टील के हैं। मान लिया मेटल 1 इज ऑफ माइल्ड स्टील, मेटल 2 इज ऑफ माइल्ड स्टील। ठीक है, जिन मेटल्स को आप जोड़ना चाहते हो उसको बेस मेटल बोलते हैं। ठीक है, जिन मेटल्स प्लेट को आप जोड़ना चाहते हो या जिन मेटल को आप जोड़ना चाहते हो, उनको बेस मेटल बोलते हैं। और जो मेटल इन दोनों के बीच के गैप को फिल करता है, उसको फिलर मेटल बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये माइल्ड स्टील, तो जो फिलर रॉड आप यूज करेंगे, वो फिलर रॉड माइल्ड स्टील की हो भी सकती है और किसी और मटेरियल की भी हो सकती है। दैट मे बी ऑफ माइल्ड स्टील और सम अदर मटेरियल। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हो गया? सेकंड पॉइंट का मतलब कि अगर दो माइल्ड स्टील की प्लेट या दो माइल्ड स्टील के मटेरियल को आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो उनको ज्वाइन करने के लिए जो फिलर मटेरियल आप यूज करोगे, वो माइल्ड स्टील भी हो सकता है और कोई दूसरा मटेरियल भी हो सकता है। ठीक है, या मीडियम कार्बन स्टील भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। सेकंड पॉइंट आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। सो फिलर रॉड मे और मे नॉट बी ऑफ द सेम मटेरियल एज द बेस मेटल। बेस मेटल वो मेटल होता है जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हो। तीसरा पॉइंट ये है, फिलर रॉड मे और मे नॉट बी कोटेड विद द फ्लक्स। जो फिलर रॉड होगा वो फ्लक्स से कोटेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोटेड का मतलब समझते हो? एक लेयर चढ़ा देते हैं, प्रोटेक्टिंग लेयर। ठीक है ना, कोटिंग कर देते हैं, मतलब एक छोटी सी लेयर चढ़ा देते हैं। जैसे नीम कोटेड यूरिया का नाम आपने सुना होगा, है ना। यूरिया पे जब आप नीम की कोटिंग कर देते हो, लेयर चढ़ा देते हो, तो वो आपका कोटिंग हो जाती है। या दीवार जो होती है घरों में, तो नॉर्मली ईंटों की बनती है, उसके बाद हम प्लास्टर वगैरह लगाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? कोटिंग कर रहे हैं एक तरीके से उसकी दीवारों की। तो वही है कोटिंग का मतलब। ठीक है, तो जो फिलर रॉड आप यूज कर रहे हो, उस फिलर रॉड पे कोटिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, समझ रहे हो? तो फिलर मेटल कैसा हो सकता है? फिलर मेटल में बी कोटेड और
बेयर्ड, कोटेड इलेक्ट्रोड और बेयर इलेक्ट्रोड, BARE। बेयर इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिस पर कोई भी मटेरियल की कोटिंग नहीं होती, ठीक है, फ्लक्स की कोटिंग नहीं होती, तो उसको बेयर इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और एक होता है कोटेड इलेक्ट्रोड जिस पर कोटिंग की जाती है, ठीक है, समझ में आ गया। इसका डायग्राम मैं एक सिंपली, हालांकि एक दो डायग्राम आपको दिखा दूंगा। रॉड जो होती है फ्लक्स, जो रॉड हम यूज करते हैं, तो अब मैं बताऊं आपको कि जैसे कि कोटेड कहाँ होता है सर, और कोटेड फिलर मटेरियल कहाँ यूज करते हैं और नॉन कोटेड कहाँ यूज करते हैं। जब आप गैस वेल्डिंग कराने जाते हो, है ना, गैस वेल्डिंग कराते हो तो वो एक रॉड यूज करता है नॉर्मली, ठीक है। तो वो रॉड बताइए, क्या उस रॉड पर कोई वेल्डिंग होती है? हेलो, क्या उस रॉड पर कोई कोटिंग होती है? क्या नहीं होती गैस वेल्डिंग में। वो क्या करता है, मान लिया कि आजकल तो जो भी साइकिल की तान होती हैं, साइकिल की जो स्टिक वो होती हैं, तिल्लियां जो होती हैं, जिसको हम स्टिक्स बोल सकते हैं, या हम तो तान बोलते हैं साइकिल वाली, तो साइकिल की जो तान होती है उसी को वो क्या करता है, मेल्ट करके वेल्डिंग करता जाता है, गैस वेल्डिंग, है ना, करता है कि नहीं। तो क्या उस पर कोई कोटिंग होती है? नहीं, लेकिन हाँ उसके पास एक पाउडर सा होता है, उस पाउडर में वो उसको डिप करके लगाता है। व्हाइट टाइप का पाउडर होता है जो बोरेक्स होता है, उस फ्लक्स को वो बाद में डिप करके लगाता है, BOREX, बोरेक्स के अंदर बाद में डिप करके लगाता है कि नहीं लगाता है। तो ये आपका बेयर इलेक्ट्रोड हो गया, मतलब जब इस पे कोटिंग नहीं होती। लेकिन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग आप देखो, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होता है, एक रॉड होती है जिसके ऊपर वाले एंड पे कोटिंग नहीं होती, जो नीचे वाला एंड होता है उस पूरे एंड पे कोटिंग होती है कि नहीं। इलेक्ट्रिक रॉड देखिए, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग आप लोगों ने देखी हुई है कि नहीं देखी है? अभी हम डिस्कस करेंगे वैसे। देखिए, तो उसका जो इलेक्ट्रोड होता है, हाँ, उसका जो इलेक्ट्रोड होता है उस इलेक्ट्रोड पे कोटिंग होती है, उसके इलेक्ट्रोड पे कोटिंग होती है, व्हाइट कलर, हाँ व्हाइट कलर का। अंदर तो मेटल होता है, फिलर मेटल, और उसके ऊपर कोटिंग लगी होती है, बीच में फिलर मेटल होता है, उसके ऊपर कोटिंग लगी होती है। हाँ, ठीक है, वो जो कोटिंग वो बोरेक्स नहीं होता, वो कोई और मेटल होता है, ठीक है। तो वो कोटिंग बाद में होती है, अभी देखेंगे हम लोग बाद में। तो जो आपकी आर्क वेल्डिंग होती है, उस आर्क वेल्डिंग में हम लोग कोटेड इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, और जो आपका गैस वेल्डिंग है उसमें बेयर इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। बेयर का मतलब जिसमें कोई कोटिंग नहीं होती। और जो आपका बोरेक्स होता है जनरली हम उसको फ्लक्स की तरह यूज करते हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में कुछ एक दो डायग्राम में आपको दिखा दूंगा। चलिए अगला देखते हैं, फ्लक्स। तो फ्लक्स को याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था कि फ्लक्स के आगे से एफ हटा दीजिए तो लक्स बन जाएगा, और लक्स से क्या होती है, गंदगी साफ की जाती है। ऐसा ही हमारे पास फ्लक्स का काम होता है। फ्लक्स का काम क्या होता है कि जब भी आप मेटल को ज्वाइंट करते हो, दो मेटल्स को लाके, तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम साफ करके लेके आओगे, क्लीन करके एकदम वेल्डिंग कराने जाना, एकदम साफ होकर के लेके जाना मेटल, जैसा टूटा है वैसा ही का वैसा लेके जाते हो। अब उस पर हो सकता है जंग भी लगी हो सकती है, ऑक्साइड्स फॉर्म हो सकते हैं उसके ऊपर, डस्ट वगैरह भी हो सकती है। तो उन ऑक्साइड्स को, उन डस्ट को क्लियर करने के लिए, उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लक्स का यूज करते हैं। एक और काम होता है कि जो एटमॉस्फेरिक की गैसेस होती हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस, और जो वेल्ड पुल बनता है, हालांकि वेल्ड पुल मैंने आपको बता दिया क्या होता है। जब आप वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करते टाइम जो प्लेट होती है या जो भी जिन मेटल को आपको ज्वाइन करना है वो भी पिघली हुई अवस्था में रहते हैं, वो भी मोल्टन फॉर्म में रहते हैं। और जिस रॉड को आप पिघला करके डालेंगे, ठीक है, वो भी मोल्टन कंडीशन में रहेगी कि नहीं रहेगी, ठीक है, वो भी मोल्टन कंडीशन में रहेगी। तो जब रॉड, जो फिलर मेटल पिघल के जाएगा और जो जिन मेटल प्लेट को आप ज्वाइंट करोगे वहां पर, तो वो थोड़ा सा जो पोर्शन होता है वहां पर दोनों चीजें लिक्विड अवस्था में रहती हैं, ठीक है, मोल्टन अवस्था में रहती है, मोल्टन स्टेट में रहती हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोल्टन वेल्ड पुल बोलते हैं ना, मैंने बताया भी था आप लोगों को। तो वेल्ड पुल लिक्विड फॉर्म में, तो एटमॉस्फेयर की गैस है, तो उस वेल्ड पुल के अंदर, मान लिया ये वेल्ड पुल आपका बना हुआ है जिसमें मोल्टन मेटल है, तो एटमॉस्फेयर की गैसेस क्या करेंगी, इस वेल्ड पुल के अंदर क्या करेंगी, घुसने की कोशिश करेंगी, इसके अंदर पेनिट्रेट होने की कोशिश करेंगी, है ना। एटमॉस्फेयर की गैसेस के अंदर पेनिट्रेट होने की कोशिश करेंगे, इसके अंदर जो आपका मोल्टन मेटल होगा, तो उसके अंदर जब वो पेनिट्रेट होने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, अंदर वॉइड बन जाएंगे, जहां ये बैठ जाएंगे, जहां एटमॉस्फेयर की गैसेस चली जाएंगी तो वहां वॉइड बन जाएंगे, जिससे आपकी जो वेल्डिंग है वो कमजोर हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिंग कवर बनाने के लिए हम फ्लक्स का यूज करते हैं। तो फ्लक्स क्या करेगा, एक प्रोटेक्टिंग कवर बना देगा, और ये जो प्रोटेक्टिंग कवर होगा उन गैसेस को अंदर नहीं जाने देगा, ठीक है। एक प्रोटेक्टिंग जोन बन जाएगा, कवर बन जाएगा,
जो उन गैसेस को अंदर नहीं जाने देगा। तो वो कौन बनाएगा? फ्लक्स का बनाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो व्हाट इज फ्लक्स? इट इज एन एक्स्ट्रा मटेरियल दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट द वेल्ड पुल फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक गैसेस की स्पेलिंग ठीक कर लेना, एक ऐसा आएगा, फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक गैसेस टू पेनिट्रेट इन द वेल्ड पुल। ठीक है, वेल्ड पुल में पेनिट्रेट होने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं? एक एक्स्ट्रा मटेरियल यूज करते हैं जो क्या करता है? उस वेल्ड पुल को बचाता है, किससे? एटमॉस्फेरिक गैसेस से, टू पेनिट्रेट, कि वो उसके अंदर ना चली जाए। ठीक है, तो फ्लक्स क्या है? इट इज एन एक्स्ट्रा मटेरियल, ये एक एक्स्ट्रा मटेरियल होता है दैट इज यूज, जिसको हम यूज करते हैं टू प्रिवेंट, रोकने के लिए क्या? द वेल्ड पुल को, ठीक है, वेल्ड पुल को प्रिवेंट करने के लिए, फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस को वेल्ड पुल के अंदर पेनिट्रेट होने से रोकने के लिए हम एक एक्स्ट्रा मटेरियल यूज करते हैं जिसको हम फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है भाई, इज इट क्लियर? यस सर। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है? इट क्रिएट्स अ प्रोटेक्टिंग कवर। अब कैसे प्रोटेक्ट करता है? इट क्रिएट्स अ प्रोटेक्टिंग कवर बिटवीन द वेल्ड पुल एंड एटमॉस्फेयर गैसेस। तो ये क्या करता है? एटमॉस्फेरिक के बीच में और वेल्ड पुल के बीच में। ठीक है, जैसे आपका ये वेल्ड पुल हो गया और ये एटमॉस्फेयर हो गया, तो वेल्ड पुल और एटमॉस्फेयर के बीच में क्या करेगा? एक प्रोटेक्टिंग कवर बना देगा। और वो प्रोटेक्टिंग कवर क्या करेगा? वो प्रोटेक्टिंग कवर क्या करेगा? वो प्रोटेक्टिंग कवर एटमॉस्फेरिक गैसेस को इस मोल्टन मेटल के अंदर या वेल्ड पुल के अंदर जाने से रोकेगा। तो जो गैसेस होंगी वो टकरा करके वापस चली जाएंगी भाई, अंदर नहीं जा पाएंगी। ठीक है, एटमॉस्फेयर की गैसेस आएंगी और उस कवर के थ्रू, कवर के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाएंगी और बाहर चली जाएंगी। ठीक है, जैसे लाइफ बॉय का ऐड आता था ना, वो शील्ड बन जाती है और जो जर्म्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा पाते, ऐसा ही कुछ यहाँ होता है। ऐसा ही एक कवर बन जाता है, एक जोन बन जाता है कि एटमॉस्फेरिक की गैसेस इस जोन के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाती। ठीक है भाई, समझ में आ गया? दूसरा क्या है? यस सर। अगला पॉइंट है, इट इज यूज टू डिजोल्व। पहला बता दिया क्या होता है, कैसे बचाता है, ये भी बता दिया। अब एक और भी क्वेश्चन आता है कि इट इज यूज टू डिजोल्व, DISSOLVE, डी नहीं आएगा इसमें। इट इज यूज टू डिजोल्व ऑक्साइड्स एंड इम्प्यूरिटीज फॉर सक्सेसफुल वेल्डिंग और हाई क्वालिटी वेल्डिंग। तो ये क्या करता है? ये इट इज यूज टू डिजोल्व, कि देखो मैंने आपको बताया था कि जब जंग वगैरह लग जाती है तो ऑक्साइड्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, नमी और ऑक्सीजन की वजह से ऑक्साइड्स फॉर्म हो जाता है, जंग लग जाती है, मेटल वहां पे खराब हो जाता है, डिके हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा गलने लगता है। तो क्या करते हैं कि उस डिके को, जो भी ऑक्साइड्स फॉर्म हो गए हैं, उन ऑक्साइड्स को हटाने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए, और जो इम्प्योरिटीज वहां पर हैं, धूल वगैरह, उन सबको क्लीन करने के लिए और हाई क्वालिटी वेल्डिंग करने के लिए, हाई एफिशिएंट वेल्डिंग करने के लिए, इस फ्लक्स का हम यूज करते हैं। ठीक है, इट इज यूज, ये यूज किया जाता है टू डिसॉल्व ऑक्साइड्स को डिसॉल्व करने के लिए, एंड इम्प्योरिटीज और ऑक्साइड्स को डिसॉल्व करने के लिए फॉर सक्सेसफुल वेल्डिंग और हाई क्वालिटी वेल्डिंग और सक्सेसफुल वेल्डिंग करने के लिए ये क्या करता है? आपका फ्लक्स क्या करता है? ऑक्साइड्स जो फॉर्म हो चुके हैं आपके मटेरियल पर, या जो इम्प्योरिटीज आपके मटेरियल पर अवेलेबल हैं, बेस मेटल पर अवेलेबल हैं, उन दोनों को उन चीजों को हटाने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए आपका जो फ्लक्स है वो काम करता है। ठीक है, इन दोनों चीजों को हटा देता है। ठीक है, बेस मेटल वो मेटल होता है जिनको आप ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका बेस मेटल हो गया कोई भी, और बेस मेटल के ऊपर मान लिया कुछ गंदगी वगैरह जमा है, तो इस गंदगी को साफ करने का काम किसका होता है? फ्लक्स का काम होता है। ठीक है, फ्लक्स का काम क्या होता है? जो भी गंदगी है, जो भी रस्टिंग वगैरह है, और वो उसको हटा देगा और एकदम अंदर से जो भी फ्रेश मेटल है, उस फ्रेश मेटल को निकाल करके बाहर ले आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है इसका, बोरेक्स एंड NaCO3, सोडियम कार्बोनेट जो भी है, बोरेक्स और NaCO3 आर द गुड फ्लक्स फॉर द वेल्डिंग ऑफ फेरस मटेरियल। फेरस मटेरियल की जब आप वेल्डिंग करते हो, उसके लिए बोरेक्स और NaCO3 ये आपका बेस्ट फ्लक्स होता है फॉर द फेरस मटेरियल। ठीक है, तो फेरस मटेरियल के लिए कौन सा फ्लक्स हम यूज करते हो? बोरेक्स या NaCO3। ठीक है, बोरेक्स NaCO3 को हम यूज करते हैं फ्लक्स की तरह। ठीक है, इज इट क्लियर? तो इसमें आपको डायग्राम जरूर बनाना है, वही वाला वेल्डिंग वाला डायग्राम जिसमें फिलर रॉड मैंने दिखाई हुई है, वो डायग्राम आपको इसमें बनाना ही बनाना है। किसमें?
चाहे फ्लक्स पूछा जाए या आपसे फिलर रॉड पूछा जाए, डायग्राम बना देना, ठीक है। वैसे मैं आपको एक आध डायग्राम और दिखा देता हूँ। तो ये फ्लक्स और फिलर मटेरियल किस तरीके से काम करता है, तो मैं ये बता, हालांकि इसमें फ्लक्स यूज नहीं है, ये केवल फिलर रॉड दिखाने के लिए। तो ये वेल्डिंग कोई भी एक नॉर्मल वेल्डिंग दिखा दोगे, ठीक है। तो नॉर्मल वेल्डिंग मैंने आपको बताया था कि जो गैस टॉर्च है वो कितने एंगल पर रखी जाती है, 60 पे रखी जाती है टॉर्च। 30 या 40। ये जो डायग्राम है ये इसमें बस आप दिखा देना कि ये फिलर रॉड है और ये इस तरीके से काम कर रहा है कि फिलर रॉड क्या होती है, ये दिखाने के लिए मैंने किया है। अगला डायग्राम ये वाला देख सकते हो, ये जो आपका मोल्टन मेटल है उसको पिघला करके लगाया गया है, ठीक है। इसमें लिखा 20% फिलर मेटल, 80% बेस मेटल, इसमें देख रहे हो। इसमें जॉइंट में जो है 80 आपका टी जॉइंट जो है, टी जॉइंट नहीं एल जॉइंट जो है, इसमें 60% बेस मेटल होता है मिनिमम, 60% फिलर मेटल, और ये बेस मेटल होता है 40% के आसपास। और ये जो आप ऊपर देख रहे हो ना, ऊपर वाली लेयर, ये आपका जो है इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, स्लेग बोलते हैं, SLAG स्लेग बोलते हैं, ठीक है। स्लेग मतलब जो इम्प्योरिटीज होती है वो ऊपर इकट्ठा हो जाती है, इसको स्लेग बोला जाता है। एक और देख लेते हैं और एक और डायग्राम और होगा, इसमें दिख रहा है आपको ज्यादातर चीजें। देखो ये आपका बेस मेटल है। गैस वेल्डिंग आपसे पूछा जाए या इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग पूछा जाए, तो इलेक्ट्रिक आर्क में बस आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोड ऐड कर देना है। बेस मेटल, ये डायग्राम आपको लगभग ऐसा ही बनाना है, ठीक है। ये गैस वेल्डिंग के लिए यहाँ पे गैस टॉर्च लगा दोगे या फिलर मेटल लगा दोगे, तो क्या होगा, देखो ये आपका हालांकि शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है। तो ये आपका वायर है अंदर, इसको फ्लक्स को कवर कर दिया है, ये उसकी बात बता रहा हूँ मैं आपको आर्क वेल्डिंग की, ठीक है। आर्क वेल्डिंग का डायग्राम है। ये आपका बेस मेटल हो गया। ये देखो ये आपका कोटेड, ये अंदर जो जा रहा है वायर इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड हो गया। इस इलेक्ट्रोड के ऊपर कोटिंग हो गई है, देखो फ्लक्स की, है ना, फ्लक्स की कोटिंग हो रही है। छोटी सी लेयर अंदर ब्लैक दिख रहा है और उसके बाहर छोटी सी लेयर दिख रही है, तो ये फ्लक्स की कोटिंग हो गई है इसके ऊपर, अंदर कोर वायर है। और जैसे ये फ्लक्स बर्न होगा तो क्या होगा, ये देखो इस तरीके का एक कवर जनरेट कर देता है ना, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस से इसको बचाता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस को आपको बचाता है, ठीक है। जो मेटल ड्रॉपलेट है और ये फ्लक्स की ड्रॉपलेट है, तो फ्लक्स की ड्रॉपलेट इसको बचाती है। यहां से यहां तक आप वेल्डिंग करते हुए गए हो और जो वेल्ड बीड है वो इकट्ठा हो गया यहां तक, और इसके ऊपर दिखा रहा है, ये स्लेग दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, छोटी सी लेयर बन जाती है जो इम्प्योरिटीज की लेयर होती है, वो स्लेग होता है। अंदर वेल्ड मेटल दिख रहा है, देखो नीचे तो बेस मेटल है, उसके ऊपर देखो वेल्ड मेटल की लेयर बनी हुई है छोटी सी, मतलब ये मोटी वाली ये वाली लेयर बनी हुई है, और इसके ऊपर एक पतली सी लेयर बनी है, वो स्लेग की लेयर है आपकी। पतली सी जो लेयर बनी हुई है वो स्लेग की लेयर बनी हुई है, ठीक है। और ये आपका वेल्ड पुल है, वेल्ड पुल है आपका, मतलब बेस मेटल पिघली हुई अवस्था में है, मोल्टन अवस्था में, और जो आपका फिलर मेटल है वो भी मोल्टन कंडीशन में है। चलिए अब हम इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में वहां पे बता दूंगा आपको, उससे पहले यहां भी देख लीजिए आप लोग, यहां समझा देता हूं मैं वैसे एक बार। वहां भी डायग्राम है, यहां भी डायग्राम है, यहां भी बता दो। अच्छा, इसमें एक काम करना है, इसमें कोटिंग नहीं हो रही इलेक्ट्रोड की, इस इलेक्ट्रोड के बाहर आपको एक कोटिंग भी कर देनी है, ठीक है। इसके बाहर एक कोटिंग भी कर देनी है इस तरीके से, कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, इसके यहाँ पे। तो देखो ये दिख रहा है डायग्राम आपको, देखो पावर सप्लाई होती है हमारी। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग जो है, या तो आर्क वेल्डिंग पूछा जाएगा या इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग पूछा जाएगा, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। आर्क वेल्डिंग या इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग दोनों का मतलब सेम होता है, जिसमें जो कि एक फ्यूजन टाइप की वेल्डिंग है। कैसी वेल्डिंग है? फ्यूजन टाइप की वेल्डिंग। तो ये क्या होता है, आपके पास पावर सप्लाई होती है, पावर सप्लाई आपकी एसी भी हो सकती है और डीसी भी हो सकती है, एक मशीन होती है वेल्डिंग मशीन, ठीक है, पावर सप्लाई। अब इसका जो पावर सप्लाई में दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल को आप वर्कपीस से कनेक्ट कर देते हो, देखो ये वर्कपीस है जिसपे वेल्डिंग करनी होती है, और एक जो होता है, एक को हम इलेक्ट्रिक होल्डर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देते हैं। ये इलेक्ट्रिक होल्डर दिख रहा है, इस इलेक्ट्रिक होल्डर के एंड में आप देख रहे हो एक रॉड कनेक्टेड है, एक रॉड अटैच है कि नहीं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोड हो सकता है, ये जो इलेक्ट्रोड है आपका,
उस इलेक्ट्रोड पे कोटिंग हो रही होती है किसकी, फ्लक्स की, जो मैंने आपको भी बताया था, फ्लक्स की कोटिंग कर देते हैं। तो ये कोटेड इलेक्ट्रोड हो गया आपका, ठीक है। और ये आपका वर्क पीस है, और यहाँ पर डायरेक्शन आप राइट से लेफ्ट की ओर वर्क वेल्डिंग करते हुए जाते हैं। तो होता क्या है, अभी मैं समझा देता हूँ। जैसे ही ये आपका फिलर मटेरियल समझा, कभी कभी अगर मान लिया वेल्डिंग आप कर रहे हो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, तो वैसे तो ये वाली जो रॉड होती है वही आपका काम करती है, इलेक्ट्रोड का भी काम करता है, फिलर मेटल का भी काम कर सकता है। बाकी इसके अलावा अगर आपको अलग से और चाहिए तो आप अलग से एक रॉड भी यूज कर लेते हो, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ये यूज नहीं होता नॉर्मली, इसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये बेसिक डायग्राम समझ में आ रहा है। अब देखो ये वेल्डिंग होगी, और ये आपका ये बेस मेटल है, और ये आपका सॉलिडिफाइड वेल्ड है। जब आप राइट से लेफ्ट में जाओगे तो ये जमता हुआ जाएगा, इसके ऊपर इकट्ठा होता जाएगा और वेल्डिंग होती जाएगी। ये आपका मोल्टन मेटल है का पुल है, वेल्ड पुल है, ठीक है। यहाँ पे आर्क जनरेट हो जाएगी। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि आर्क जनरेट कैसे होती है, इसका डायग्राम, ये तो नॉर्मल डायग्राम है, वैसे मेरे पास एक डायग्राम अपनी पीडीएफ से पढ़ेंगे फिर हम लोग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है, तो एक बार इसको देख लेते हैं, फिर हम पीडीएफ पे चलते हैं अपनी। ये देख लो, ये इलेक्ट्रोड होगा, बीच में देखो ये बीच वाला इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर कोटिंग दिखाई गई है, यहाँ पे देखो दिख रही है कोटिंग, है ना, उस पर लेयर बना दी, ये कोटिंग है। और ये देखो आप राइट से लेफ्ट, ये डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है, कितने तक पेनिट्रेशन होगा। यहाँ पर आपका जो वेल्ड मेटल है, सॉलिडिफाइड वेल्ड मेटल है, जिसको वेल्ड बीड बोलते हैं, ये बेस मेटल है आपका, और इसके ऊपर ये सिलेक दिख रही है, ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है, बस, ठीक है। चलो अब हम अपनी पीडीएफ की ओर चलते हैं। तो अब हम नई वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं। एक नया टॉपिक है जिसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग और सिंपली आर्क वेल्डिंग। या तो आर्क वेल्डिंग पूछा जाए आपसे तब भी ये लिखना है, और इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग पूछा जाए तब भी ये लिखना है, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग जैसे आप लोगों ने देखा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हो किसके लिए, आर्क जनरेट करने के लिए। तो हम इसमें ये देखेंगे कि आर्क कैसे जनरेट होती है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और आर्क वेल्डिंग की कैसे जाती है, ठीक है। आपको याद होगा कि जब मैंने आपको वेल्डिंग क्लासिफिकेशन बताया था, तो उसमें मैंने बोला था कि जो आपकी आर्क वेल्डिंग होती है या इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होती है, वो एक फ्यूजन टाइप की वेल्डिंग होती है, ये बताया था मैंने आप लोगों को, है ना। तो फ्यूजन वेल्डिंग होती है आपकी आर्क वेल्डिंग, और इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग इज अ टाइप ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग। अब देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर होती है। तो मैं डायग्राम आपको बताने वाला था। तो इसका इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग देखो, पहला पॉइंट तो इसमें ये लिखा है, इट इज अ टाइप ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस, ये वाला समझ में आ गया होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें दो टर्मिनल होते हैं इन दिस वेल्डिंग, बोथ द वर्क पीस एंड इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड इसमें क्या है, देखो आप लोग जब भी आप लोगों ने इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग देखी होगी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो वेल्डर होता है उसके पास एक होल्डर होता है, और उसके अंदर वो रॉड सी लगाता है, कुछ रॉड लगाता है कि नहीं लगाता है, उस इलेक्ट्रोड होल्डर के अंदर वो एक रॉड लगाता है, उसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। वही आपका फिलर रॉड होता है, वही आपका उसके ऊपर कोटिंग होती है फिलर मटेरियल की। लेकिन एक बात याद रखना, जो फिलर रॉड होता है उस पर कोटिंग कुछ इस तरीके की होती है कि आपको मान लिया कि ये आपका बीच में फिलर मटेरियल होता है, वो वाला मेटल जो पिघल के डिपॉजिट होना है, और उसके ऊपर एक छोटी सी लेयर की कोटिंग होती है, ठीक है। उसके बाहर फिलर मेटल की क्या होती है, कोटिंग होती है। फिलर मेटल जो हो गया उसकी कोटिंग ऊपर लगी होती है। आप लोग थोड़ा सा गौर से देखना, फिलर मेटल की कोटिंग होगी ऊपर, ठीक है। तो बीच में तो आपका फिलर मेटल होता है, फिलर मेटल की रॉड होती है, फिलर मेटल की रॉड होती है बीच में, जो मेटल होता है रियल में, फिलर मेटल की रॉड होती है, फिलर मेटल, और उसके बाहर फ्लक्स की कोटिंग होती है, फ्लक्स की कोटिंग होती है। किसकी कोटिंग होती है, फ्लक्स की, तो जो कि एक तरीके से एक प्रोटेक्टिंग कवर जनरेट करता है। और एक बात और याद होगी कि जो एंड में होता है ना, एंड में केवल आपकी फिलर रॉड ही निकली होती है, कोटिंग वाला पोर्शन नहीं होता, छोटा सा पोर्शन होगा आपका जिसमें कोटिंग वोटिंग नहीं होती, केवल रॉड होती है उसके अंदर। तो उस वाले पोर्शन को हम होल्डर के अंदर पकड़ लेते हैं, ठीक है। इस पोर्शन को, इस वाले पोर्शन जो कि आपका बेयर पोर्शन होता है, जिस पर कोई भी कोटिंग नहीं होती, उसको होल्डर के अंदर पकड़ लेते हैं। अब बेयर क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर आपने इस पर भी कोटिंग कर दी तो करंट फ्लो नहीं होगा क्या करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो, इसीलिए एंड वाला जो छोटा सा पोर्शन होता है उसको हम बेयर रखते हैं, मतलब उस पर कोई भी कोटिंग नहीं करते हैं। और इस वाले पोर्शन को आप इलेक्ट्रोड होल्डर के अंदर लगा देंगे तो करंट का फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें दो टर्मिनल जो होते हैं पावर सप्लाई के, वो दोनों टर्मिनल कनेक्ट होते हैं। एक कनेक्ट होता है वर्कपीस से और दूसरा कनेक्ट होता है इलेक्ट्रोड होल्डर से, ठीक है, या इलेक्ट्रोड से। इन दिस वेल्डिंग बोथ द वर्कपीस एंड द इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड विद द टू टर्मिनल्स, TERMINALS। टर्मिनल समझते हो,
जो सॉकेट 2 पॉइंट होते हैं जो कि आपका ट्रांसफॉर्मर या जो भी वेल्डिंग मशीन होती है उससे निकले होते हैं ऑफ द पावर सप्लाई। ठीक है, पावर सप्लाई के 2 टर्मिनल से वो निकले होते हैं, उनको कनेक्ट कर देते हैं। अब देखो बाकी चीजें मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से आर्क जनरेट होती है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है। तो ये वाला डायग्राम है हमारा, दिख रहा है डायग्राम? यस सर। ये आपका पावर सप्लाई है। ठीक है, पावर सप्लाई से देख रहे हो कि 2 टर्मिनल निकले हुए हैं, 2 टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। अगर ये आपकी डीसी पावर सप्लाई है तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होंगे कि नहीं? पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, डीसी पावर सप्लाई है तो। और अगर आपकी एसी है तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं है उसमें, एक टाइम पे वो पॉजिटिव का काम करता है, एक टाइम पे नेगेटिव का काम करता है। ठीक है, ओके। चलिए अभी हम बात करते हैं नॉर्मली कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में होता क्या है। तो देखो ये पावर सप्लाई होती है हमारे पास, जो घरों में पावर सप्लाई आती है वो कितने वोल्टेज और करंट क्या रहता है, कुछ आइडिया है आप लोगों को? वोल्टेज बताइए, वोल्टेज कितने आते हैं? 220 वोल्ट। 220 के अराउंड आते हैं, 220 240 के आसपास, इतना ही वोल्टेज आते हैं। तो इतने वोल्टेज पे वेल्डिंग नहीं हो पाएगी, तो हम क्या करते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। कौन सा? स्टेप अप। ठीक है, ओके। यस सर। एक मिनट जरा होल्ड करना है ना। चलिए देखो, हाँ इसमें ना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, नॉट स्टेप अप। स्टेप अप नहीं यूज करते, कौन सा करते हैं? स्टेप डाउन, STEP, स्टेप डाउन। वोल्टेज डिफरेंस ज्यादा होगा तभी हमें झटका लगता है, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप नहीं होता। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है कि जो वोल्टेज हमारे पास 220 से 440 की जो सप्लाई आती है, ठीक है, इसको ये 20 वोल्ट से 100 वोल्ट तक कन्वर्ट कर देता है। तो और क्या करेगा, जब वोल्टेज कम होंगे तो ये करंट को बढ़ा देता है, तो वो करंट को हम यूटिलाइज करते हैं, दैट करंट इज यूटिलाइज फॉर द वेल्डिंग। ठीक है, अब किस तरीके से वेल्डिंग होती है समझ लेते हैं पहले। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं हम लोग, और जिसमें वोल्टेज बढ़ा देते हैं, वोल्टेज घटा देते हैं और करंट बढ़ा देते हैं। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, दैट इंक्रीजेस करंट बाय रिड्यूसिंग द वोल्टेज सप्लाई। अब देखो क्या होता है, जो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स के 2 टर्मिनल लगे होते हैं। एक टर्मिनल इसका वन टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द वर्क पीस। ये आपका वर्क पीस है। ठीक है, ये आपका क्या है, वर्क पीस। यहाँ पे लिखा नहीं है, ये वाला वर्क पीस है। तो एक टर्मिनल तो वर्क पीस से कनेक्टेड होगा, और दूसरा टर्मिनल जो पावर सप्लाई का है वो आपका इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होता है बाय द इलेक्ट्रोड होल्डर। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोड होल्डर है, इलेक्ट्रोड ELECTROD, इलेक्ट्रोड होल्डर। एक टर्मिनल तो इलेक्ट्रोड होल्डर्स के थ्रू आपका इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होता है, और दूसरा जो पावर सप्लाई का जो टर्मिनल होता है वो वर्कपीस से कनेक्ट होता है थ्रू द इलेक्ट्रिक वायर। ये बीच में वायर देख रहे हो, ये आपके इलेक्ट्रिक वायर्स हो गए। ठीक है, अब देखिए कैसे आर्क कैसे जनरेट होती है, पहले मैं वो बताता हूँ। इनिशियली वर्कपीस आपका यहाँ है, पावर सप्लाई आपने ऑन कर दिया, आपका जो इलेक्ट्रोड होल्डर है वो बहुत दूर रखा होता है, और आपका इलेक्ट्रोड ये भी दूर होता है। अब पहले ये बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोड होल्डर क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड को होल्ड करता है, ये आपका इलेक्ट्रोड होता है। जनरली हम कोटेड इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। कोटेड इलेक्ट्रोड मतलब बीच में आपका मेटल होता है, ये वाला बीच में मेटल है, और इसके बाहर कोटिंग हो रही है किसकी, फ्लक्स की कोटिंग हो रही है, जो कि एक तरीके से आपको दैट विल क्रिएट, जब ये मेल्ट हो जाएगा तो क्या करेगा, एक एनवेलप क्रिएट कर देगा, एक चैम्बर क्रिएट कर देगा, एनवेलप क्रिएट करेगा, जो कि एटमॉस्फेरिक गैसेस को इस मोल्टन मेटल के अंदर जाने से रोकेगा। ठीक है, जाने से रोक देगा, प्रोटेक्टिंग कवर बना देगा। तो ये फ्लक्स की कोटिंग है, ये आपका टोटल कोटेड इलेक्ट्रोड है, ये फिलर मेटल, और जो अंदर जो रॉड होगी वो आपका फिलर मेटल की तरह काम करेगा। ठीक है, अब देखो आर्क कैसे जनरेट होगी। अच्छा, इसमें एक कमी और है कि यहाँ पर हम वेल्डिंग जब कर रहे हैं
तो वेल्डिंग करते टाइम हम यहाँ से यहाँ जाएंगे भाई, एक एंड से दूसरे एंड तक जाएंगे तो कुछ मोल्टन मेटल यहाँ पर डिपॉजिट भी तो हो जाएगा, जो अभी हम लोगों ने देखा था। इसमें डिपॉजिटेड सॉलिडिफाइड मेटल नहीं दिखाया ना, तो यहाँ पे मेटल दिखा देना, सॉलिडिफाइड मेटल ये दिखा देना, और यहाँ पर मोल्टन पुल बन जाएगा, यहाँ पे छोटा सा मोल्टन पुल बन जाएगा, वो भी बना देना। ठीक है, वेल्ड पुल बन जाएगा, मोल्टन वेल्ड पुल बन जाएगा, और ये आपका वेल्ड बीड हो जाएगा, जो एक बार में मेटल इकट्ठा, या सॉलिडिफाइड मेटल हो जाएगा या वेल्ड बीड हो जाएगा, ये लिख सकते हो WELD बीड, BEAD वेल्ड बीड। ठीक है, ओके। अब चलिए, अब देखते हैं क्या करना है। तो मैंने आपसे बोला पावर सप्लाई हो ना, इलेक्ट्रोड होल्डर में इलेक्ट्रोड आपने कनेक्ट कर लिया है, और एक बात मैंने बताई थी कि जो इलेक्ट्रोड होता है उस इलेक्ट्रोड का जो एक एंड होता है उसमें वेल्डिंग, उस पर कोटिंग नहीं होती, क्योंकि वो वाला एंड जिस पे कोटिंग नहीं होती उसको हम इंसर्ट कर देते हैं, लगा देते हैं किसमें, इलेक्ट्रोड होल्डर के अंदर। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोड होल्डर के अंदर आपने अटैच कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। पावर सप्लाई आपने ऑन कर दी। अब देखो इनिशियली क्या होता है कि आपका जो वर्क पीस है और जो आपका इलेक्ट्रोड है, इन दोनों के बीच में बहुत गैप होता है। जब इन दोनों के बीच में बहुत गैप होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स पावर सप्लाई से गए और आपका वर्कपीस जो है, या तो वर्कपीस पर या आपके इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन सभी हैं। ठीक है, वो एंड तक आ गए हैं, लेकिन गैप ज्यादा होने की वजह से वो कूद नहीं पा रहे हैं वर्कपीस पर। मैंने मान लिया कि आपके इलेक्ट्रॉन्स किस पर हैं, इलेक्ट्रोड पर हैं, और वो कूद नहीं पा रहे हैं, जंप नहीं कर पा रहे हैं किस पर, वर्कपीस पर, क्योंकि तब तक फ्लो नहीं होगा जब तक कि आर्क तब तक जनरेट नहीं होगी, जब तक कि सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। सर्किट कंप्लीट तो करना चाहिए ना, तभी तो फ्लो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा, होगा कि नहीं। हेलो, तो क्या होगा, करंट गया यहाँ तक, जाने के बाद करंट जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन जो क्या करेंगे आपके एंड तक आ गए। अभी मैंने मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स किस पर हैं, इस पर हैं आपके इलेक्ट्रोड पर, तो इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन्स एंड तक आ गए हैं और वो कूदने की कोशिश कर रहे हैं किस पर, वर्कपीस पर, लेकिन वो कूद नहीं पा रहे हैं बिकॉज गैप बहुत ज्यादा है। अब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे करके उस इलेक्ट्रोड को वर्कपीस की ओर मूव कराते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके वर्कपीस की ओर उसको क्या कराते हैं, मूव कराते हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब उनके बीच का जो गैप होता है ना, उस बीच का गैप बहुत कम हो जाता है, लगभग 2 से 4 mm तक के आसपास आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, 4 to 4 mm के आसपास आ जाते हैं, 2 से 4 mm के आसपास आएंगे। और इनके बीच में जो एयर होती है, वो एयर, हवा, एयर जो होती है वो क्या हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है, IONIZE। उस करंट की वजह से, उतने करंट की वजह से क्या हो जाती है, एयर आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज का मतलब समझते हो, वहां पर चार्ज डेवलप हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हुए तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अभी घूम रहे थे उनको एक मीडियम मिल जाता है जंप करने के लिए यहाँ तक का। ठीक है, जैसे अगर 2 ब्रिज है, मतलब 2 एंड है, उन दोनों एंड को जैसे ही आपने ब्रिज से कनेक्ट किया, एक अलग मीडियम से कनेक्ट किया, तो वो आप जा सकते हो एक जगह से दूसरी जगह तक। ऐसा ही इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही जंप करेंगे तो यहाँ पर आर्क जनरेट हो जाती है, चिंगारी जनरेट हो जाती है। ठीक है, और उस चिंगारी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जिससे आपका मोल्टन मेटल जो आपका फिलर मेटल है वो पिघल जाता है, और जो उस पर वेल्डिंग कर रहे हो आपका बेस मेटल वो भी पिघल जाता है, और वेल्डिंग मेटल जो है वो डिपॉजिट होने लगता है, आपकी वेल्डिंग हो जाती है। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड हीट मिलती है टू फ्यूज द मेटल को फ्यूज करने के लिए, पिघलाने के लिए, वो कहां से मिलती है, आर्क से। ठीक है, आर्क चिंगारी। आप लोग देखते होगे कि जब भी घर में मान लिया कि खुले वायर होते हैं हमारे पास, और जब वो वायर थोड़े ढीले होते हैं, तो चिंगारी जनरेट होती है कि नहीं होती है चिंगारी। यस, घर में जब दो वायर कनेक्ट हैं और वो जब ढीले होते हैं, मतलब उनके वो लूज कनेक्ट होते हैं, तो उनके बीच में चिंगारी जनरेट होती है। क्यों? क्योंकि भाई उनके बीच में परमानेंट कांटेक्ट नहीं हो पाता है, उनके बीच में एयर आ जाती है, गैप, उनके बीच में क्या आ जाती है, एयर आ जाती है। तो वो एयर आयोनाइज हो जाती है और तुरंत वहां पे चिंगारी जनरेट हो जाती है और मेटल पिघलने लगता है उस चिंगारी से। ठीक है, समझ में आ रहा है आर्क कैसे जनरेट होती है? ठीक है, यस सर। तो उस आयोनाइजेशन की वजह से वहां पर इलेक्ट्रॉन डेवलप होंगे और वो मूव जैसे ही कूद के जाएंगे तो आर्क जनरेट होगी, जिस आर्क से बहुत अमाउंट में हीट होती है। इसमें जो वेल्डिंग में लगभग 5500 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, 5500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के आसपास आपको मिलेगा। इस वेल्डिंग लगभग 5500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर की जाएगी। ठीक है, ये भी पूछा गया कि कितना टेम्परेचर होता है, 5500 से ऊपर ही रहेगा, 5500 से 7000 के आसपास उसके बीच में रहता है। अगर आए तो 5500 के आपको आसपास आपको आंसर लगाना है। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से वेल्डिंग की जाती है? चलिए, इसका बाकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन जो मैंने बताया नहीं है, ये चीजें बाद में पॉइंट 3.4 ये सारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, यस।